Hmm. Alendronate sodium 70 mg take once weekly on an empty stomach may cause gastric irritation. Calcium citrate 500 mg. Okay. Vitamin K2 with magnesium. 3 दवाइयाँ, एक ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एक कैल्शियम के लिए और तीसरी हड्डियों की मजबूती के लिए। आजकल ये सभी दवाइयाँ हमारे घर की अलमारियों का रोजमर्रा का हिस्सा हो गई है। भारत में हड्डियों से जुड़ी बीमारियां अत्यधिक प्रचलित है और ये एक बहुत बड़ी आबादी को आजकल प्रभावित कर रही है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 19% लोग भारत में ऐसे हैं जो हड्डी और जोड़ों संबंधित बीमारियों से प्रभावित है। हॉस्पैक की एक रिपोर्ट के अनुसार गठिया सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो कि 15% आबादी को होता है। एक और स्टडी है ग्लोबल डिसीज बर्डन स्टडी। इसके अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारियां लोगों में आजकल बढ़ रही है। इसी के साथ साथ कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द और घुटने के संबंधित बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज का हमारा पॉडकास्ट इसी विषय पर है, जहाँ पे हम बातचीत करेंगे सामान्य तौर पर होने वाली हड्डियों से जुड़ी बीमारियां और घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण और रीढ़ से संबंधित बीमारियां। और इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे विशेष अतिथि हैं सहयोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया के प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल ने अपने 10 वर्ष से भी अधिक के करियर में लगभग 8,000 सर्जरीज बड़ी ही सफलतापूर्वक की है, जिनमें नी, हिप, जॉइंट और स्पाइन सर्जरीज इनकी विशेषता है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल सर का। नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे उन आम हड्डियों की बीमारियों के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को आजकल प्रभावित करती हैं। अगर मैं कहना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा किसी बीमारी ने प्रभावित किया लोगों को अभी, वो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियों की घनता कम हो जाती है और उस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ती है। अगर उसके बाद में अगर कहना चाहूँगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें यूजुअली हमारे जो जॉइंट्स है, उसका कार्टिलेज घिस जाता है, जॉइंट में खराबी आ जाती है, जॉइंट पेन से पेशेंट यूजुअली ग्रासित होते हैं। ये एक साधारणतः आम बीमारी है। ऐसी कई बीमारियाँ हैं, जैसे डेवलपमेंटल है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, बहुत सी हड्डियों की बीमारी है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन बीमारियाँ हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें घनत्व कम होता है, तो इसके जो जोखिम कारक है वो क्या है और लक्षण किस प्रकार के हमको दिखाई देते हैं? अगर इसके जोखिम हम कहना चाहेंगे तो इसमें ये एज रिलेटेड, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे एज रिलेटेड जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो लोगों को ग्रासित करता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या कह सकते हैं कि इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, ये एक कारण हो सकते हैं। ओके सर, और जो दूसरी बीमारी जो हम आमतौर पर देखते हैं जो बहुत लोगों को प्रभावित करती है वो है गठिया। और गठिया के कई स्वरूप होते हैं सर, तो कौन-कौन से वो प्रकार है गठिया के जो हमारे जोड़ों में हो सकते हैं? गठिया, जिसे इंग्लिश में आर्थराइटिस भी कहा जाता है, तो इसमें गठिया के बहुत से प्रकार हैं। जैसे मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे जोड़ों में होता है, खासकर घुटनों में, हिप जॉइंट में। और उसका दूसरा एक प्रकार है जिसमें सूजन आ जाती है, जैसे जिसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं इंग्लिश में। आम शब्दों में इसे लोगों में वात कहा जाता है। वात के भी कई प्रकार है, कई भिन्न-भिन्न प्रकार है, बट लोगों में जनरली एक वात ही नाम प्रसिद्ध है राइट। कि ये वात हुआ है। बट वात में भी बहुत से अलग-अलग प्रकार हैं, जिसके लक्षण कुछ हद तक अ स एक समान हो सकते हैं, लेकिन अ, उसकी ट्रीटमेंट है या उनको डायग्नोस करने का या उनको निदान करने का जो तरीका है, वो अलग हो सकता है। तो इसलिए हर प्रकार के वात को एक ही कैटेगरी में न लाके अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या वात रोग विशेषज्ञ से
परामर्श लेके उसकी दवाई लेना चाहिए, क्योंकि हर तरह के वात के कारण अलग होते हैं, हर तरह के वात की ट्रीटमेंट भी अलग होती है। तो बहुत सारे वो वात के भिन्न-भिन्न प्रकार है, उसकी ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो ऐसा भी ज़्यादातर माना जाता है कि जो हड्डियों से जुड़ी बीमारियां होती है अक्सर बुजुर्गों को ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यही सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगी कि सर क्या ये धारणा सही है? क्या युवाओं को भी हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है? आपकी बात आप जो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को ही ज़्यादा प्रभावित करती है, ये बात कुछ हद तक सच है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे या जो नौजवान लोग हैं ये प्रभावित नहीं होते। नौजवानों में या बच्चों में भी हड्डियों की बीमारियां हो सकती है। जैसे नौजवानों में स्लिप डिस्क है, जिसे हम सियाटिका भी कहते हैं, अ, वो हो सकती है, या फिर फ्रैक्चर हो सकते हैं, लिगामेंट इंजरी हो सकती है। बच्चों में कुछ उनके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, कुछ डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी, फॉस्फेट डेफिशिएंसी, इनके वजह से भी बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। तो अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हड्डियों की बीमारियाँ बुज़ुर्गों में होती है, ये बच्चों में या नौजवान लोगों में भी हो सकती है। तो जैसा कि हमें सर ने बताया कि आजकल जो बीमारियां हैं हड्डी की ये युवाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर आजकल की हमारी बिजी लाइफस्टाइल में हम हमेशा ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या बैठ के काम करने में व्यतीत करते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी हमको कभी-कभी कमर दर्द वगैरह इस प्रकार की परेशानियां होती है। क्या आप हमें इसके बारे में विस्तृत तरीके से बता सकते हैं? देखिए, जब जब कभी भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका एक्सेसिव यूज़ हो जाता है, तो जनरली मोबाइल हम पकड़ते हैं, तो हमारी गर्दन आगे जाती है, कंधे झुक जाते हैं। इस वजह से गर्दन के मांसपेशियों पे तनाव, कंधों पे अत्यधिक दबाव आ जाता है। उसकी वजह से हमें नेक पेन या फिर कंधों का दर्द, इन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आजकल देखते हैं हम कि काफ़ी सारे लोग अपने काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर स्क्रीन पे बिताते हैं। अगर उसमें आपकी सिटिंग पोजीशन प्रॉपर ना हो, या फिर आपका स्क्रीन का पोजीशन आपके आई लेवल पे ना हो, तो उसमें भी आपके गर्दन और कंधों पे तनाव बढ़ के आपको उसकी परेशानी हो सकती है। एक और चीज़ देखी गई है सर कि कुछ लोगों का व्यवसाय ऐसा होता है जहाँ पे उन्हें लंबे समय तक खड़े रह के काम करना पड़ता है। और स्पेशली हमारी माताएं और बहनें जो घर पे किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से क्या घुटनों पर बुरा असर होता है? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहना, बीच में ब्रेक ना लेना, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके घुटनों में, कमर में अत्यधिक दबाव पड़े और उसमें आपको तकलीफ़ें शुरू हो। ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। इसके साथ ही साथ आजकल देखा गया है कि साइटिका जो बीमारी है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो साइटिका क्या होता है और इसके क्या आम लक्षण हैं सर? साइटिका हम इसको अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है, डिस्क हर्निएशन भी कहा जाता है, या कमर में नस दबना भी कहा जाता है। तो साइटिका अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक मॉडल के माध्यम से विस्तृत में समझा सकता हूँ। ये हमारे कमर की ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें हमारी ये कमर का पोर्शन है, जिसमें ये हमारी रीढ़ की हड्डी टोटल 33 मनकों से बनी होती है, 33 मनकों से बनी होती है, और 2 मनकों के बीच में ये एक कुशन होता है, जो शॉक एब्सॉर्बर का काम करता है हमारे शरीर में। और 2 मनकों के बीच में सेम टाइम पे हमारी एक नस भी निकलती है, जो हम कमर की अगर बात करेंगे तो कमर की ये जो नसें हैं, ये हमारे पैर में सप्लाई करती है। तो अगर ये दोनों मनकों के बीच में की डिस्क, ये अगर यहाँ से फिसल के पीछे आ जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रेड कलर की पीछे आ जाती है और ये नस पे दबाव डालती है, तो हमको जहाँ पे भी ये नस सप्लाई कर रही है, जैसे कि पैर में सप्लाई करती है, वहाँ पे हमें दर्द शुरू हो जाता है। इसी को हम सियाटिका भी कहते हैं, इसी को स्लिप डिस्क भी कहते हैं। सर जैसे कि आपने समझाया मॉडल के साथ हमें कि साइटिका किस प्रकार होता है, तो इसके अलावा और इसके क्या-क्या जोखिम कारक होते हैं या क्या लक्षण होता है जिससे हमें पता चल सकता है कि साइटिका की बीमारी हुई है? इसके लक्षण है, जैसे कमर में दर्द होना, कमर का दर्द नीचे पैरों तक आना, पैर में झंझनाहट होना, पैर में कमज़ोरी आना, चलते वक़्त पैर में लंगड़ाहट आना, पैर भारीपन लगना, या ज़्यादा दूर तक न चल पाना। जैसे कि आप
कुछ दूर तक चलने जा रहे हो बट उतना दूर न चल के आपको बीच में बैठना पड़ रहा है और फिर वापस से आप चल पा रहे हो लेकिन वापस बैठना पड़ रहा है। तो तो इस तरह के लक्षण सियाटिका में कॉमन है। और तो सर ये क्या सिर्फ शुरुआती लक्षण होते हैं या आगे चल के लक्षणों में और बढ़ोतरी भी हो जाती है और गंभीर भी हो सकती है बीमारी? जी हाँ, इसमें ये सारे लक्षण शुरुआती भी है और इसमें अगर ज़्यादा दर्द शुरू हो रहा है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये एडवांस लेवल तक जा चुका है। इसके साथ अगर ये काफ़ी एडवांस लेवल में जाता है तो इसमें आपके पैर में शिथिलता आना, पैर कमज़ोर पड़ना, पैरालिसिस जैसे सिम्पटम आना, पैर की मूवमेंट या ताकत खो देना, इस तरह पेशाब में रुकावट होना या फिर पेशाब रुक-रुक के आना, ये सब समस्याएँ भी हो सकती है इसमें। तो काफ़ी लोगों को साइटिका के इलाज के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं होती है। तो अगला सवाल मेरा आपसे सर यही है कि साइटिका का शुरुआती इलाज क्या हो सकता है? क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एक मरीज़ के पास? मैक्सिमम अगर केसेस में देखा जाए ऑलमोस्ट 98% में साइटिका दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन से और कुछ प्रिकॉशन से ठीक हो जाता है। बट 1 टू 2% केसेस में इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये 1 टू 2% केसेस कौन से हैं, ये आपके डॉक्टर इवैल्यूएट कर सकते हैं उसे। ये आम पेशेंट है, ये इस चीज़ को इवैल्यूएट करके डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर इसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसा कि आपने मॉडल के माध्यम से हमें समझाया है कि डिस्क जो होती है वो सरकने के वजह से जनरली साइटिका होता है। तो ऐसा क्यों होता है एग्ज़ैक्टली? इसके कई कारण हो सकते हैं कि अगर आपकी वहाँ की मांसपेशियाँ या वहाँ की लिगामेंट में कमज़ोरी है या वो वीक है, वो भी एक कारण हो सकता है। भारी चीज़ें उठा के काम करना, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर कोई भारी चीज़ उठा रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से ना उठाना, वो भी एक कारण हो सकता है। और ज़्यादा झुक के काम करना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हैं। हुँ। तो बिल्कुल सही सर ने जानकारी दी है कि कई बार गलत पोस्चर जैसे हम बात करते हैं अक्सर कि गलत तरीके से चीज़ें उठाना, तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है और साइटिका जैसी बीमारी हमें हो सकती है। गलत पोस्चर के बारे में अगर बताना चाहूँगा, जैसे जिम है या खेती के किसान हैं, ये लोग भारी चीज़ें उठाते हैं। तो अगर इसमें प्रॉपर आपका पोस्चर मेंटेन नहीं है वेट लिफ्टिंग के समय, वज़न उठाते समय, तो आपको ये समस्या हो सकती है। साधारणतः कोई भी वेट उठाते वक़्त आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। दोनों हाथों में इक्वल भार देके ये उठाना चाहिए। तो जैसे कि सर ने हमें बताया है कि गंभीर मामलों में साइटिका के लिए सर्जरी एक ऑप्शन होता है। तो हम अगला सवाल सर आपसे करना चाहेंगे कि सर्जरी की किस तरीके से होती है साइटिका के लिए? इसमें सर्जरी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें उसमें का एक ऑप्शन है ओपन सर्जरी। सेकंड है मिनिमली इन्वेजिव माइक्रो डिसेक्टोमी, जिसमें माइक्रोस्कोप में देख के हम आपके नसों का दबाव हटा सकते हैं। और तीसरी है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें बिना टाँके की ये सर्जरी बिना टाँके की होती है, जिसमें एंडोस्कोपी से हम जहाँ पर आपका नस का दबाव है, वहाँ जाकर हम वहाँ का दबाव हटा सकते हैं। तो ये 3 तरह की सर्जरी इसमें होती है। आई एम श्योर हम सभी को इन सारे सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में पता चल गया है। जैसे कि सर ने बताया कि एंडोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेजिव या कम आक्रामक तरीके से भी सर्जरी की जा सकती है, तो इसमें कोई झिझकने वाली बात एज सच नहीं है। तो सर अगला सवाल मैं करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया साइटिका जो है वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी है। तो क्या दूसरी भी रीढ़ से जुड़ी बीमारियाँ हैं जो ऑर्थोपेडिक विभाग में हम इन जिनका इलाज कर सकते हैं? जी, इसमें ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्पॉन्डिलोलिटिस, जिसमें और एक होती है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जिसमें आपका एक मन का दूसरे मनके से जॉइंट छोड़ के सामने सरक जाना, जिसमें हमारे नसों में काफ़ी दबाव आ जाता है। तीसरा, कुछ डिफ़ॉर्मिटी डेवलप होती है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना या रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा झुकाव आना, जिसे हम ज़्यादा झुकाव होने को काइफोसिस भी कहते हैं। तो ये सारी भी बीमारियाँ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं घुटना प्रत्यारोपण के बारे में। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घुटना प्रत्यारोपण या टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसे भी हम कहते हैं, इन
इसकी ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या वात से ग्रसित जो पेशेंट होते हैं, अगर उनके घुटनों की जो कार्टिलेज है जिसको हम चिकनी परत भी कहते हैं, तो वो अगर घिस जाती है तो उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और अगर ये पेन हमारे मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से या कुछ लोग घरगुती इलाज करते हैं उससे भी अगर कम नहीं हो रहा है ये, और ये आपकी नॉर्मल जीवन शैली को अफेक्ट कर रहा है, तो और इसमें तो आपको ये सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें घुटने टेढ़े होना, घुटनों का ना मुड़ना या घुटनों का बहुत कम मुड़ना या घुटने स्टिफ हो जाना, ये भी समस्याएं हो सकती है। अब इन चीज़ों को हम मॉडल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्मल घुटना, अगर किसी 22-25 साल के अगर व्यक्ति का घुटना समझोगे, इसे कंसिडर कर सकते हो, जिसमें चिकनी परत है यहाँ पे, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी कार्टिलेज होता है, जिसमें घुटने का मुड़ना और घुटनों का मुड़ना पूरी तरह से पॉसिबल होता है। घुटनों में दर्द नहीं रहता और सारे एक्टिविटी ये व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये व्यक्ति 60-70 की उम्र का है या वात से ग्रसित है या कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ है, तो उनका देखेंगे आपकी ये कार्टिलेज जो है ये पूरी तरह से डैमेज हुआ रहता है, घिस चुका है। घिस चुका है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक्सेसिव बोन बने हुए हैं, यहाँ पे दोनों बोन के बीच में जो कुशन होता है जिसे मेनिस्कस कहते हैं ये घिस चुका है, ठीक है? और ये दोनों के बीच की जॉइंट स्पेस भी खराब हो चुकी है, हुँ। जिस वजह से इन इस तरह के पेशेंट को अ, घुटना मोड़ने में, राइट। चलने में अत्यधिक पेन होता है, हुँ। अत्यधिक दर्द होता है, जो कि दवाई के माध्यम से और फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे सिलेक्टेड केसेस में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल के द्वारा आपने हमें समझाया सर। अ, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि घुटना प्रत्यारोपण की जो सर्जरी है तो काफ़ी लोग मानते हैं कि ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और इसके पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि वज़न कम करना या जीवन शैली में बदलाव करना। तो क्या ये ज़रूरी है सर सर्जरी के पहले? जी, अगर किसी का वज़न अत्यधिक है, तो उनको रिकमेंडेड है कि ये सर्जरी अगर आपके बस में है, आप वज़न कम कर सकते हो, तो ज़रूर वज़न कम करके सर्जरी कर कर सकते हो आप। क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं। वो आप जो आर्टिफ़िशियल नी आप में ये किया जा रहा है, सर्जरी के द्वारा प्रत्यारोपित किया जा रहा है, उसमें भी दबाव कम पड़ेगा और आपको पोस्ट ऑप रिकवरी के लिए भी आसान। आसान रहेगा। और वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क है, वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो अगर वज़न आप कम कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये ओबेस पेशेंट के लिए, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न कम करके सर्जरी कराना एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसी के साथ सर कई बार जो है दोनों घुटने प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों घुटनों की सर्जरी एक साथ कराई जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों घुटनों की सर्जरी एक साथ कराई जा सकती है, बशर्ते पेशेंट का फ़िटनेस लेवल अच्छा हो, पेशेंट को कोई मेजर कोमॉर्बिडिटी ना हो या कोई गंभीर बीमारियाँ ना हो। तो ये हम एनेस्थीसिया साइड से उस चीज़ को पहले असेस करके हम वो डिसीजन लेते हैं कि ये पेशेंट की हमें दोनों घुटनों की सर्जरी एक साथ करानी है या नहीं। ओके सर। इसके अलावा आजकल के जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो जितना कि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत ही पेनफुल सर्जरी है और हमें बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसी कोई एडवांस टेक्निक है जिससे हम कम दर्द से पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं घुटना प्रत्यारोपण की? जी बिल्कुल, आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन का ज़माना है, तो इसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अ, उसके बाद में फिजियोथेरेपी का सहारा लेके भी हमें पेशेंट की रिकवरी फास्ट कर सकते हैं, उनके दर्द में कमी ला सकते हैं। तो अ, पहले जैसा नहीं रहा है अभी, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं और हम पोस्ट ऑपरेटिव अगर आप किसी अच्छे अनुभवी सर्जन के पास जाएँगे, हुँ। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से वो करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है।
बिल्कुल सर। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें इसके बारे में जो पेशेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं, वो है इम्प्लांट्स, कि हमें इम्प्लांट्स की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा या कुछ अन्य जोखिम तो नहीं होंगे? तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी। देखिए, इम्प्लांट्स रिलेटेड जोखिम, जैसे नी रिप्लेसमेंट रिलेटेड अगर जोखिम की बात करें, तो अन्य सर्जरी की तरह, जैसे अन्य कोई भी सर्जरी में जो जोखिम रहते हैं, एनेस्थीसिया रिलेटेड जोखिम, वो बहुत ही उसके परसेंटेज बहुत ही कम होते हैं। तो वो सारे इसमें हो सकते हैं, लेकिन आजकल जितना हम ऑपरेशन के पहले पेशेंट का चेकअप करके उसका एक रिस्क लेवल जानते हैं, तो आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई है। सेकंड चीज़, एक इन्फेक्शन का खतरा होता है, जिसमें अगर हम इसलिए हम ये सर्जरी बहुत ही असेप्टिक प्रिकॉशन में करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम हो जाए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कूल्हा प्रत्यारोपण या हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिप रिप्लेसमेंट किन-किन परिस्थितियों में किसी पेशेंट को ज़रूरी होता है? हिप रिप्लेसमेंट, जिसे कुल्ला प्रत्यारोपण भी कहा जाता है, ये अगर हमारा कूल्हा या हिप जॉइंट, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, अगर इसमें बॉल डैमेज होना या सॉकेट में खराबी आना, इन परिस्थिति में किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा हिप जॉइंट या राइट। कूल्हा है, जिसमें ये जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी का ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर ये जांघ की हड्डी में अ, किसी कारणवश ये हमारे कूल्हे का रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, कूल्हे के जो पार्ट है, तो ये बॉल पार्ट में खराबी आ सकती है, जो खराबी की वजह से पेशेंट को यहाँ पे तीव्र वेदना या दर्द से पेशेंट परेशान हो सकता है। इस केस में, इसके एडवांस स्टेज में हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर, जैसे कि आपने हमें समझाया कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस के कारण हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है और इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं? अवस्कुलर नेक्रोसिस में जो हमारा कूल्हा है, इसका रक्त प्रवाह की कमी की वजह से ये बॉल जो है वो उसकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डेथ हो जाती है। तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता है और इसमें यहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल वाले पेशेंट में ज़्यादातर होता है, या कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड इंटेक अगर काफ़ी दिन तक करते हैं तो उस वजह से हो सकता है। या कोई पेशेंट जो अल्कोहलिक है, उनमें भी हो सकता है, और भी कई बहुत सारे कारण हैं। या आपको प्रीवियसली कोई हिप में फ्रैक्चर हुआ है, उस वजह से भी हो सकता है। तो इसके और भी कई कारण हैं। और इसके अलावा अगर आपको बचपन से कोई हिप में प्रॉब्लम है, कोई डिफ़ॉर्मिटी है, तो इन दैट केस में भी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका कोई किसी फ्रैक्चर की वजह से हिप जॉइंट में खराबी आई है, टेढ़ापन आ गया है, तो उसमें भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर, अगला मेरा सवाल है कि किस एज ग्रुप में हमारा कूल्हा प्रभावित हो सकता है और हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? अलग-अलग या कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप? खुला प्रभावित जनरली यंग एज से आगे हो सकता है, बट कुछ इसके जन्मजात कारण भी हो सकते हैं। जैसे पहले से ही बचपन में ही कुछ हड्डी की या कूल्हे की बीमारी डेवलप होना, तो ये सब चीज़ें भी इवेंचुअली आपका कूल्हा खराब करके आपको भविष्य में 16 या 18 साल के बाद हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और बहुत ही कॉमन सवाल जो लोगों के मन में होता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान, कि सामान्य गतिविधि में हम कब वापस आ सकते हैं? तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए सर। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के सेम दिन या नेक्स्ट डे पेशेंट पूरी तरह से दोनों पैरों पे वजन लेके चल सकते हैं, वॉकर की सहायता से। कुछ दिन हम पेशेंट को वॉकर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, ताकि आपका जो नया प्रत्यारोपित जॉइंट है उस पे अत्यधिक दबाव ना पड़े। और जैसे ही पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो अपना वॉकर छोड़ सकते हैं, और अराउंड 4 to 6 वीक में एक पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो सर, इम्प्लांट की बात करते हैं अब, तो इम्प्लांट क्या लंबे समय तक चल सकता है किसी पेशेंट को? और इसकी उपयुक्तता बढ़ाने के लिए एक मरीज़ क्या कर सकता है? आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में इम्प्लांट की लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ये इम्प्लांट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, लगभग 20 से 25 साल तक ये इम्प्लांट की लाइफ रहती है।
लेकिन अगर आपको इस इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाना है, तो आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जैसे रनिंग करना है, जंपिंग एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको प्रिकॉशन लेने बोली है। जैसे नीचे पालथी मार के नहीं बैठना है, कमोड का इस्तेमाल करना है, ये सब आपने फॉलो करनी चाहिए। वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो इससे आपकी इम्प्लांट की लाइफ काफ़ी बढ़ सकती है। तो बड़े ही विस्तृत तरीके से सर ने हमें हिप रिप्लेसमेंट के बारे में या कूल्हा प्रत्यारोपण के बारे में बताया। तो आगे बढ़ते हुए रैपिड फायर सेक्शन की ओर चलते हैं। सर, इसमें मैं हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हा प्रत्यारोपण से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी। आपको बताना है सही या गलत। पहला स्टेटमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत जोखिम भरी है और इसमें जटिलताएं होने की बहुत संभावना है। जी, ये मेजर सर्जरी डेफ़िनेटली है, बट बहुत जोखिम भरी है, ऐसा नहीं है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी या हमारा वैद्यक क्षेत्र इतना एडवांस हो चुका है कि इसमें जोखिम बहुत ही कम हो चुकी है। अगला स्टेटमेंट है, मैं फिर कभी सामान्य रूप से नहीं चल पाऊंगी। मुझे हमेशा वॉकर या छड़ी की जरूरत पड़ेगी। इसके विपरीत आप बिल्कुल भी सामान्य रूप से चल पाओगे। कुछ ही हफ्तों बाद लोग आपको पहचान नहीं पाएँगे कि सच में आपका कूल्हा प्रत्यारोपित हुआ है। एक नॉर्मल ही चल पाओगे, बिना लंगड़े हैं, बिना हिचकिचाहट के आप चल पाओगे। अगला स्टेटमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मुझे सभी खेल कूद घूमना फिरना छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम खेलकूद तो हो सकता है, लेकिन लो इम्पैक्ट स्पोर्ट है, जैसे स्विमिंग है, साइक्लिंग है या कुछ इंडोर गेम्स है, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हम डेफिनेटली हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब हम अवॉइड करना रिकमेंड करते नेक्स्ट स्टेटमेंट, सर्जरी से ठीक होने में बहुत समय लगता है और ये बहुत दर्दनाक होती है। बहुत ही सामान्य भ्रांति। हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इसके विपरीत आपका जो ऑपरेशन के पहले कूल्हे के खराबी की वजह से जो दर्द था, उससे ये दर्द काफ़ी कम रहता है। आप ये ड्रास्टिकली पाते हो कि ऑपरेशन के पहले जितना दर्द था, उससे आपका दर्द काफ़ी कम हो चुका है और इसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। 4 टू 6 वीक में आप रूटीन एक्टिविटीज़ में आपके आ सकते हो। तो अगला स्टेटमेंट जो है, महिलाएं जिनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है उनके मन में ज़रूर होगा ये कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा मिथक है। हिप रिप्लेसमेंट के साथ बाद भी महिलाएँ गर्भधारणा कर सकती है, लेकिन गर्भधारणा होने के बाद डिलीवरी के समय ये नॉर्मल डिलीवरी करना है या सीज़ेरियन सेक्शन करना है, इसके लिए आपने आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श करना चाहिए। ज़रूर, मतलब हिप रिप्लेसमेंट और गर्भधारण इसका कोई रिलेशन नहीं, कोई बुरा असर हम महिलाओं पे नहीं पड़ेगा। हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी सामान्यतः आप गर्भधारणा के लिए जा सकते हो। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तृत तरीके से हमें सभी बीमारियों के बारे में जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें सभी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में बहुत ही डिटेल में विस्तार से जानकारी दी है और मॉडल के साथ भी बहुत अच्छे से हमें समझाया है सर। तो आखिर में पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले कुछ एक छोटा-सा टेक अवे मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपने एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट लेना चाहिए आप लोगों ने। सेकंड चीज़ है, आपने रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जैसे कि योगा है, स्ट्रेचेस है या जिम है। थर्ड चीज़ है, आपने आपके वर्क प्लेस पे प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना चाहिए। फोर्थ चीज़ है कि विथ एज आपने रेगुलरली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या अपने नज़दीकी डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए। और सबसे आखिरी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या स्पाइन सर्जरी है, इनसे ना ना डरते हुए कुछ सर्जरी की ज़रूरत है, तो ये सर्जरी आप विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ एक्सपीरियंस डॉक्टर आप बिल्कुल जा सकते हैं और इसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपने सुना कि हड्डियों की बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी प्रभावित कर सकती है और समय रहते सही इलाज के ज़रिए और सही जानकारी के ज़रिए सक्रिय जीवन शैली अपनाकर हम इन सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल सर ने आज हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए
सही पोषण, सही आहार, उठने-बैठने के तरीके और इसके अलावा सही इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए आज से ही अपने हड्डी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। इसके अलावा अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ-साथ मैं रोज़िली गायकवाड़ आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए विशेषज्ञ के साथ और एक नई स्वास्थ्य जानकारी को लेकर। तब तक सी यू सून ऑन सहयोग मेड टॉक्स क्योंकि सही सलाह ही है सबसे अच्छी दवा। धन्यवाद।